हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आज 9% का डिक्लाइन देखने को मिला है और देखा जाए तो आज स्मॉल कैप और मिड कैप की भर भर के पिटाई हुई है। 10-12% की गिरावट तो भैया ऐसे ही देखने को मिल चुकी है और ख़ास करके सरकारी पीएसयूज में जो सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई है। आलोक में आज 9% की गिरावट आई और मार्केट क्लोज होने के बाद इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स भी आ गए और वो भी उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र नहीं आ रहे हैं। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 17 रुपये का शेयर है आलोक का और पिछले एक महीने में देखें तो लगातार गिर रहा है। दो ही दिन में 20 रुपए से गिर कर ये भैया 17 रुपये 70 पैसे पर आ गया। तो कह सकते हैं कि 2 ही दिन में यहाँ पर गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल गई। और अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तब मुश्किल से 9% का ग्रोथ ज़रूर है। इस बीच एक बड़ी गिरावट भी आई थी, तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, तेज़ी दिखाई, गिरावट आई और 14 रुपये से इसने 22 रुपये का सफ़र तब तय किया जब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग थी और उस मीटिंग में रिलायंस ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी कि वो अपनी सब्सिडीज़ कंपनी में तकरीबन 14,200 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाले हैं। और सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो आलोक इंडस्ट्रीज़ को जाने वाला था, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई इनसे और तेज़ी आ गई, लेकिन बाद में वही हुआ जो हर बार होता है कि गिरावट भी साथ में आ गई। और नंबर्स की बात करें तो यार उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। इनकी जो इनकम है वो कम हुई है। अगर आप देखोगे तो इस बार का जो रेवेन्यू कह लो, इनकम कह लो, वो 1,335 करोड़ की है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,365 करोड़ की थी। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर में 1,680 करोड़ की इनकम थी। उससे पहले अगर आप देखो तो 2,000 करोड़ क्वार्टरली इनकम कर रहा था ये। लेकिन देखा जाए तो लगातार इनकी इनकम कम होती नज़र आ रही है, जो कि अगेन एक काफ़ी बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। और कंपनी के खर्चे 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। तो इस बार का जो इनका लॉस हुआ है वो तकरीबन 170 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है, तकरीबन 170 करोड़, जो कि हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में 220 करोड़ का लॉस था, उसके मुकाबले कम है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 190 करोड़ का लॉस था, उसके मुकाबले भी कम है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि रेवेन्यू कम आ रहे हैं, इनकम लगातार घटती जा रही है। हालांकि देखो, रिलायंस ने जब अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में ये 7,000 करोड़ के लॉलीपॉप की जो बात करी थी, तो देखो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जैसा अनाउंस किया पैसा डाल दिया, ऐसा नहीं होता। तो कुछ टाइम बाद ही वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उसका जो नंबर से उसका जो रिफ्लेक्शन, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको सितंबर में देखने को नहीं मिलेगा। अभी आने वाले 2-3 क्वार्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे कि भैया ये जो रिलायंस ने जो अनाउंसमेंट करी थी उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है भी कि नहीं। वो दिसंबर हो गया, उसके बाद मार्च क्वार्टर हो गया, वहाँ पर मुझे देखना रहेगा कि किस तरीके से आते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम देखो तो बड़ी क्वांटिटी में है, 1,70,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर आए। और आज भाई साहब बाजार वाकई में बहुत ख़राब मूड में था और स्मॉल कैप और मिड कैप की तो भैया धुलाई हो रही थी, कहीं से बचने का मौका नहीं था उनके पास। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर 2023 में देखोगे तो थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली थी जुलाई में। अगेन बहुत बड़ी अमाउंट वो नहीं है। जहाँ तक बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट, तो जैसे कि आप खुद देख सकते हो कि लगातार वो गिर ही रहे थे। 1,970 करोड़ से घट के 1,700 करोड़ हुए, फिर 1,700 करोड़ हुए, फिर 1,500 हुए, फिर 1,400 हुए, इस बार 1,300 करोड़ हो गया। और लगातार लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट तो है ही नहीं यहाँ पर। अब देखिए लगातार लॉस हो रहा है, पिछले 5 क्वार्टर में लगातार बड़े बड़े लॉसेस झेलने पड़े हैं इस कंपनी को। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की, तो भैया नेगेटिव में है पीईएस का। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करने जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? 2 लोग हैं यहाँ पर। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास 40% की होल्डिंग है। 35 की होल्डिंग जो है 35% की वो जेएम फिनेंशियल्स के पास है, लेकिन अगेन वो भी उन्हीं का है। यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड की बात की तो 0.02% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स के पास। डोमेस्टिक के पास 0.32% की होल्डिंग है। एफआईआईस यहाँ पर 2.16% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स
22.50% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 16.61% की होल्डिंग पर है। और देखा जाए तो कोई उतना बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स की एंट्री हुई ज़रूर है, क्योंकि जून क्वार्टर तक म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं था। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ाई ज़रूर है अपनी। डोमेस्टिक और एफआईज जहाँ थे वहीं पर है, तो कोई उतना बड़ा चेंजेस मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। देखो ओवरऑल आलोक को लेकर मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो नंबर आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट कह लो कि मुझे लगता है कि 15 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट है ज़रूर। लेकिन पहले से बता दूँ भैया, भारी भरकम क्वांटिटी मत खरीद के बैठ जाना यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है आलोक में तो 13 से 15 के बीच में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो। उसके बाद 10 से 12 के बीच में जाता है तो वहाँ पर एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी ऐड करो जितना नुकसान सहने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये प्योरली जुए की तरह होने वाला है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा वीक है। यहाँ पर जो लोग बैट ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के नाम पर बैट ले रहे हैं। और दूसरी अगेन एक और बड़ा खतरा जो है, हालांकि वो आएगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता, वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ही मालूम होगा। वो ये है कि देखो आलोक इंडस्ट्रीज़ वो कंपनी ही थी जो दिवालिया हो गई थी और इसको ख़रीदा था रिलायंस ने एनसीएलटी में से, ठीक है। अब रिलायंस के पास टाइम पीरियड था कि वो इतने साल तक इसको नहीं बेच सकते। अब वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद वो इनके साथ क्या करेंगे वो तो मतलब आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। डीलिस्ट नहीं करवा सकते, ठीक है, वो था टाइम पीरियड तक। अगर आने वाले टाइम में टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो इसको डीलिस्ट करवाएंगे भी कि नहीं, वो भी एक सबसे बड़ा सवाल होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि बहुत सारी अनसर्टिनिटी यहाँ पर है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर के बाद शायद, अभी एक नहीं मतलब मार्च क्वार्टर के बाद शायद थोड़ी बहुत सुधार यहाँ पर हमें दिखने चाहिए। रीज़न सिंपल है कि भैया अगर रिलायंस इतना सारा पैसा स्पेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए उनका। और दूसरी बात, गवर्नमेंट भी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को हेल्प तो कर रही है। गवर्नमेंट ने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं। हालांकि आलोक अभी भी उसका पार्ट नहीं है, लेकिन चीज़ें कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं आलोक को लेकर एक ही चीज़ कहूँगा, क्या देखो अभी बाइंग के मौके नहीं है और जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है डेफिनेटली थोड़ा बहुत और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। और जो लेवल मैंने बताए हैं वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कह दूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्क इसके साथ एसोसिएट है। तो अगर आप निवेश कर रहे हो तो आप उस रिस्क को जानकर ही निवेश करें, ठीक है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो तो दूर रहो, लेकिन जहाँ तक बात है अगर आप रिस्क के बैट लेना चाहते हो तो 17-18 रुपये का लेवल मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इवन जब ये 20 रुपये की रेंज में था तब भी मैंने कहा था कि देखो यार गिरावट आएगी, क्योंकि एक रजिस्टेंस है वो, ठीक है। पहले जो सपोर्ट था अब वो रजिस्टेंस बन चुका है, मैंने तब भी कहा था। तो यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए, जो नंबर्स आए हैं वो उतने भी एक्साइटिंग नहीं है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बाकी जो कंपनियां हैं जैसे कि TV18 और नेटवर्क 18 जिसमें आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसके भी वीडियोस लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।